start the class, okay? Good evening, everyone. So, my name is Kritika Jain and I am an engineer. मैं एक engineer हूँ by profession. I've been teaching from last 13 years to you people and many of the students. I teach from 9 to 12th. I have my engineering done. I did my job in TCS in Ahmedabad and then after I switched to teaching here. I am born and brought up from Ajmer. मैं आप लोगों की स्कूल से ही बिलोंग करती हूँ. एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल, तो मैं वहीं से पढ़ी हूँ एंड देन आफ्टर मैंने मेरी इंजीनियरिंग जोधपुर से करी है. तो मैं आप लोगों की पूरी साइंस लूंगी. आई विल बी टेकिंग अप योर एंटायर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सी आई हैव प्रिपेयर्ड दीज नोट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. यू विल गेट, सी इट्स अ बुक, ऑल्दो दिस इज अ ओल्डर वन, अभी नई वाली प्रिंट होने गई है, तो ये ऐसी पुरानी है अभी. But you will be having all the concepts or all the chapters in this book itself. इस बुक की एक खासियत है कि मैंने इसके एंड में सारे सीबीएसई अपीयर्ड जो क्वेश्चंस, क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, तो आपके जितने भी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने पीछे कंपाइल किए हैं, सो दैट आपको कोई भी दूसरी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की नीड ही नहीं हो. ठीक है. साथ ही साथ सिंस यू हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको पता होगा आपके एग्जाम पैटर्न क्या है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. So we have provided after the end of every chapter, at the end of every chapter, we have 1 mark question bank. जहाँ पे हमने MCQs, assertion reason, उस chapter से related assertion reason, true and false, fill in the blanks, जो भी 1 mark में पूछा जा सकता है वो सारे हमने उसमें put किए हैं. And we have also provided some 1 mark questions. Might be उससे MCQ पूछा जाए या fill in the blanks या true and false, तो वो हमने एक जगह पे compile किए हैं. See, in class 10 आप अपने करियर की स्टार्ट कर, बेसिकली आप फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दोगे, यहाँ से आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होएगा. आई थिंक बाय द एंड ऑफ 10th आप ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि अभी तो कोई आपसे पूछेगा नहीं. अभी तो यही पूछेगा हाँ भाई 10th में कितने लाने, क्या लाने, क्या लेने, ये सभी पूछेगा. बट आफ्टर योर मिड 10th, मतलब बीच में नवंबर दिसंबर के आसपास या मार्च के आसपास, हम आपसे पूछने लगेंगे भाई आगे क्या सोचा है तूने, क्या करेगा तू. तो ये क्लास 10th आपका डिसीजन मेकिंग भी है. आपकी फर्स्ट बोर्ड क्लासेस के साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग साल भी रहेगा. तो यहाँ पे आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस भी लेने होंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू टेक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज. सो अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेना भी सीखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट किस में है, हम किसको हमारा करियर चूज करना चाहते हैं. सो क्लास 10th आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम, आपकी लाइफ का ऐसा एग्जाम है जिसका आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं. समबडी इज देयर? ओके. जो आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं. क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट आपके रेज्यूमे में जाती है, आपकी जो फाइल होती है ना, जो आप इंटरव्यू में देते हो, वहां पे जाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझ आ जाता होगा. बहुत सारे जने आपसे पूछते हैं भाई बोर्ड्स, अभी सुनने भी लगे होंगे तुम लोग, वो बोर्ड क्लास में आ रहे हैं, पढ़ाई कर लेना. इसका मतलब एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. इंसान आपसे पूछता है ना कौन सी क्लास में, क्लास 10th, ओ बोर्ड है, पढ़ाई कर रहा होगा. सो सी 9th और 10th आपकी लाइफ का एक डिफरेंट फेज होता है, जहाँ पे 8 तक क्या होता है, तुम लोग लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं एग्जाम में, तुम उतना उतना ही पढ़ के जाते हो, क्वार्टरली में अलग सिलेबस, हाफ ईयरली में अलग सिलेबस, फाइनल में अलग सिलेबस. और 9th में आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा इन दी एनुअल एग्जामिनेशन. वो आपकी प्रैक्टिस थी फॉर क्लास 10th, क्योंकि 10th के अंदर बोर्ड ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है कि 2 चैप्टर करके आ जाना, 5 चैप्टर करके आ जाना. नो, दे हैव गिवन यू द एंटायर सिलेबस. तो हम जो आज पढ़ रहे हैं ना, हमें इसे अगले फेब्रुवरी मिड तक याद रखना है, सो दैट हम उसको वहां पे रिप्रोड्यूस कर सकें. सही बात है कि नहीं है? तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसे हम याद करेंगे. हमें तो कल क्या खाया था यही याद नहीं है, आप बात करो 1 साल बाद तक याद रखना, तो हम कैसे याद रखेंगे? कंटिन्यूस रिविजन. वी विल ट्राई. हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक. उसके बाद हम वापस से पूरा रिवाइज करते हैं एज इफ हमने पहली बार ही पढ़ रहे हैं. तो हम पूरा रिवाइज करेंगे, फिर हम एग्जाम के दौरान भी रिवाइज करेंगे. विल बी हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट. मेरे को टेस्ट लेना बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि देखिए जितने टेस्ट आप लिखोगे ना, जितना लिखोगे ना तुम टेस्ट, जितने एनकाउंटर करोगे, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा. टेस्ट में हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हर बार अलग पेपर होगा, है ना, सेम पेपर तो नहीं ना उठा के दूंगी हर बार अलग पेपर होगा. तो यार तुम्हारे पास कितनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन तुमने एज एन एग्जाम दे दिए. तो जब वो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो तुम तो बड़े फेमिलियर होंगे. हाँ भाई ये तो मैंने कर रखा है, टेस्ट पेपर में आया था मेरे, और मुझे आता है.
तो आप जब एग्जाम लिखोगे ना तो आप उस पोजीशन में होंगे, हाँ यार अब कुछ भी आ जाए चलेगा, मुझे सब आता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिस हम इन टेस्ट के थ्रू करते रहेंगे। आपके पास बैक एक्सरसाइजेस हैं, आपके पास 1 मार्क क्वेश्चंस है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हैं। देन आफ्टर यू विल बी हैविंग चैप्टर वाइज टेस्ट, वो भी आपकी प्रैक्टिस है हैंड्स ऑन। फिर हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे कि कभी हमने 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो एक टेस्ट सीरीज ले ली हमने, एक दिन फिजिक्स की, एक दिन बायोलॉजी की, एक दिन केमिस्ट्री की। सो दिस इज हाउ विल बी प्लानिंग आवर एंटायर करिकुलम, राइट। सो हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा अगर आप करते हैं then nobody can stop you from getting the maximum marks, or I must say 100 on 100 also in science. See, आपका टारगेट अब क्या होना चाहिए, बोर्ड्स में स्कूल टॉप करना, बोर्ड्स में अजमेर टॉप करना। अब आपका टॉप करना कहाँ पे, अजमेर में। स्कूल अब आपका छोटा है टारगेट, आपको क्या बनाना है, अजमेर टॉपर बनाना है हमको, आपको जोन टॉपर बनाना है, ठीक है। आप इतने अच्छे मार्क्स लाएं कि यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स, एंड यस सीबीएसई गिव्स यू 100 on 100। मैं खुद 100 on 100 वाली हूँ, मेरे खुद के 100 on 100 मार्क्स आए हुए हैं सीबीएसई क्लास 10th एज वेल एज 12th बोथ। सो डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैं लेके आई हूँ ना, तो इम्पॉसिबल नहीं है। मैं लेके आ सकती हूँ तो आप भी लेके आ सकते हो, यस कोई भी ला सकता है, फिर तो सभी ला सकते हैं। हम एक टारगेट रखेंगे कि वी विल प्लान कि हमारी स्टडीज ऐसी हो कि उनका टारगेट क्या हो, 100 on 100। और हम 100 on 100 को अचीव कैसे करेंगे, प्रैक्टिस एंड टीचर की सुन लेना, बस बहुत है। एक प्रैक्टिस कर लेना और एक टीचर जो बोलता है ना वो कर लेना। क्लास में कंसेप्ट हम आपको पढ़ा देंगे, करना कैसे है ये हम सिखा देंगे, आपको क्या करना है, बस हमारी बात माननी है, ठीक है। सो हमारी बात मानोगे, डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स, यू विल एक्सेल, राइट। आपको मार्क्स आपको हमेशा आपको क्लास में ऊपर लिखे। आपको पता है आपका बोर्ड पैटर्न कैसा रहता है, आपका पूरा सिलेबस और वी से योर एंटायर पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वन इज 80 मार्क्स पेपर एंड द अदर वन इज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, जो मे बी हर स्कूल का डिफरेंट रहता है क्राइटेरिया, कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या फाइल्स के बेसिस पे या प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे वो आपको 20 मार्क्स अवार्ड करते हैं। दूसरा 20 मार्क्स और भी पता है किस पे अफेक्ट करते हैं, आपने कैसा बिहेव किया है क्लास 9th और 10th में। सो डू बिहेव प्रॉपरली, डोंट मेस विथ एनी ऑफ योर टीचर, ठीक है, अच्छे से बिहेव कीजिए, स्कूल में अच्छा रेपुटेशन रखिए, वो भी आपको 20 on 20 फेच करता है। आप कितने अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, दैट ऑल्सो फेचेस यू, क्योंकि हमें क्लास 10th के साथ साथ, क्योंकि आप लोग सब एडोलसेंस में हैं, तो आपको अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट भी लाना है, आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करना है, और ये वही फेज है जब आप अपने अकेडमिकली भी इंप्रूव करोगे और अपनी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करोगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। इस टाइम पे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का चेंजेस आएगा, आप बहुत सारी चीजें फील करोगे, बहुत डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, और ऊपर से बोर्ड्स का प्रेशर भी होगा। सो हम इन सबको बैलेंस करना सीखेंगे, और ये आपको फ्यूचर लाइफ में बैलेंस सिखाएगा कि कैसे हमें हमारी अलग अलग लाइफ्स के प्रॉब्लम्स को बैलेंस करते हैं, राइट। सो दिस एंटायर ईयर विल बी वेरी वेरी लर्निंग फॉर यू पीपल, एंड गेट रेडी, जस्ट रिलैक्स। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आज मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई हो रही, कल पढ़ेंगे, यू हैव टाइम, यू कैन इजिली स्टडी। यस प्लीज कम, आइए, लेट क्यों, चलिए। सो आपके पास टाइम है, यू कैन इजिली स्टडी, आपके पास इनफ टाइम है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ेंगे हम लोग, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं पहले सबसे। सो योर साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, राइट। एवरी टॉपिक योर आपके एग्जाम में 23-24 ऐसे मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं जस्ट फटाफट से आपको गो थ्रू करा देती हूँ। फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स की ही बात कर लेती हूँ। तो फिजिक्स में आपके पास 2 यूनिट्स रहेंगे, 2 प्रकार के सेक्शंस रहेंगे, 2 प्रकार के टॉपिक्स रहेंगे। एक टॉपिक तो है आपका लाइट, इसको मैं ऑप्टिक्स भी बोलती हूँ, रे ऑप्टिक्स और लाइट, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी।
दोनों टॉपिक्स के अंदर, दोनों यूनिट्स के अंदर यू हैव two chapters. There are 2 chapters in each of the topics. So what are the 2 chapters here? In case of light, you have reflection and refraction. Reflection and refraction. और आप लाइट किसकी मदद से देखते हैं? लाइट किससे देखते हो? तुम्हारे कौन सा सेंस ऑर्गन? आंखों से. वेरी नाइस. तुम्हारा दूसरा टॉपिक पता है क्या है? ह्यूमन आई एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ लाइट. लाइट के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक इफेक्ट ऑफ लाइट है और दूसरे कुछ इफेक्ट ऑफ लाइट हम लोग उस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. ह्यूमन आई एंड इस ह्यूमन आई से जो हम ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा वर्ल्ड देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ये 2 टॉपिक्स हम लोग लाइट के अंदर पढ़ेंगे. देन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो इसके अंदर हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे अगेन. वन इज इलेक्ट्रिसिटी ओनली, उसके बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली. ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. अभी मेरे को बताना, मैग्नेट से कुछ कुछ याद आता है क्या तुम्हें? मैग्नेट क्या होती है? आयन को अट्रैक्ट करने वाली. तो बेसिकली पता है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिज्म है, मतलब अट्रैक्टिंग आयन ऑब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे फिजिक्स साइंस के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है साइंस. पता है हम लोगों की बहुत सारी चीजें हम लोग साइंस के माध्यम से समझ सकते हैं. आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप लोग अभी जैसी गर्मी आएंगी घर पे अचार डालेंगे, गोंदे का, कैरी का, केर का. सबके घर में अचार डलता है. अचार पसंद भी होता होगा आपको. गर्मी में हम अचार रोटी खा रहे हैं, कितनी बार हम टिफिन में भी अचार रोटी लेके जाते हैं, राइट? अच्छा, अभी क्या हुआ, आज घर पे आप मम्मी ने नया नया कैरी का अचार बनाया है. ठीक है, आप जैसे स्कूल से आए, यू आर वेयरिंग योर व्हाइट शर्ट. स्कूल की व्हाइट शर्ट होगी, है ना? ओके, मम्मी बोलती है कपड़े चेंज करके फिर खाने खाना बैठ. आपने क्या बोला? नहीं मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो पहले खाना खाऊंगा उसके बाद कपड़े चेंज करूंगा. व्हाइट शर्ट पहन के आप नया नया कैरी का अचार और रोटी खाने बैठ गए. अब मम्मी की बात तो मानी नहीं. खाते खाते जल्दबाजी में वो एक गस्सा खाते खाते यहाँ गिर गया. अचार आपकी शर्ट पे गिर गया. ओके, अच्छा, अचार में हल्दी होती है, आपको पता है ना? अचार में हल्दी डलती है, कोई भी सब्जी में हल्दी डलती है यार वो तो. ठीक है, अब घबराहट तो हो ही रही है, मन में धक 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 चालू है. पता है 2 झापड़ पड़ने वाले हैं. अब तो सफेद शर्ट मैंने पूरी बिगाड़ दी. माता जी बोल भी रही थी कपड़े बदल ले, तो भी मैंने नहीं सुनी. अब तो मैं झापड़ खाऊंगा ही खाऊंगा. ये आप सोच के घबराहट में खाना छोड़ते हो और जाते हो बाथरूम की तरफ. ठीक है, क्या करते हो? सबसे पहले खुद फटाफट कपड़े चेंज करते हो. मम्मी के डर के कारण क्या करने की कोशिश करते हो? उसको वॉश करने की कोशिश करते हो. ठीक है, और उस पर आप सोप, हम लोग सोप से वॉश करते हैं ना, आपने सोप डाली. ओ गॉड, ये क्या हुआ? ये तो पीले से लाल हो गया कलर. सोप लगाई जैसे वैसे ही वो रेड हो गया. हल्दी थी तो येलो कलर हुआ. हल्दी कौन से कलर की होती है बताओ? येलो. ठीक है, अब यार मैंने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोप लगाई थी. ट्रांसपेरेंट ही होते सोप तो. चलो हैंड वॉश ही लगा दिया कि मेरे को साफ करना था कैसे भी. मेरे को डर लग रहा था मम्मी तो झापट लगा देगी अभी देखते. तो मुझे डर लग रहा था. मैं तो गई बाथरूम में, थोड़ी सोप डाली और उसको रगड़ने बैठ गई. ओह शिट, अब तो ये रेड हो गया. अभी पीले से लाल और डार्क कलर हो गया. अब और घबराहट अंदर दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई है कि अब तो पक्का बाहर निकलते पटेंगे. अब आप क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब हुआ? कैसे वो पीले से लाल हो गया? मैंने तो ट्रांसपेरेंट ही लगाया था, पीले से लाल कैसे हुआ? अगेन साइंस. साइंस भी यहाँ पे भी इन्वॉल्व है. आप रोज के जो भी काम करते हो ना, सब जगह साइंस इन्वॉल्व है. कैसे साइंस इन्वॉल्व थी इधर? जो आपकी हल्दी थी, टर्मरिक, जिसको हिंदी इंग्लिश में हम टर्मरिक कहते हैं, हल्दी, और आपने जो सोप ली ना, सोप, सोप क्या होती है? बेस. ठीक है, हम लोग एसिड्स और बेस सुनते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये शब्द सुना है, बेस. तो हल्दी जब बेस के साथ रिएक्ट करती है ना, तो वो लाल कलर में चेंज हो जाती है. अब आप बोलोगे मैम फिर कैसे साफ होता है हल्दी का दाग? कोई नहीं, उसको है ना सोप से साफ किया जाता है एंड देन वी वॉश इट विथ वाटर. आफ्टर सम टाइम व्हेन यू पुट इट इन सन, इट इज रिमूव्ड. वो रिमूव आउट हो जाता है बिकॉज यू हैव वॉश्ड इट
वाटर उसके साथ नलीफाई करता है उस एक्शन को, और फिर वो वॉश होके वो साफ हो जाता है और आपको क्लीन व्हाइट कलर की शर्ट मिल जाएगी। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइंस इन्वॉल्व है। आपने कभी ऐसा सोचा था क्या ऐसा होता है? कभी देखा भी ऐसा होता है? देखा तो है, इसने तो देखा है आपने। आज एक सजेशन देती हूँ, कोई रफ कपड़े पे करना, ये नहीं व्हाइट शर्ट पे जाएगा, मैडम ने बोला मम्मी करके देखूंगा मैं आज कुछ भी हो जाए, वो मत करना यार, मेरे को आपकी मम्मी आगे मारेगी, मैडम क्या सिखा रहे हो आप, हमारे सारे हल्दी के दाग लगवा दिए। नहीं, एक काम करना, आप एक रफ कपड़ा लेना, कोई भी रफ कपड़ा, उसमें थोड़ा सा सब्जी का तेल या झोल या अचार डाल देना, कुछ भी डाल देना, अचार का टुकड़ा डाल देना, ठीक है। आप देखोगे वो पीला हो गया। अब जाना उस पर थोड़ी सी सोप डाल देना, सोप सोल्यूशन, वही हैंड वॉश ही डाल देना थोड़ा सा, या जरा सी सोप रगड़ देना। आप देखोगे वो एकदम ब्राइट येलो से रेड कलर, ब्राउनिश रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। आप ये ट्राई करके देखेंगे आज घर पे, ट्राई दिस एट योर होम, कि आपका जो कलर चेंज हुआ है वो होगा ही होगा। कोई सी भी सोप उठा लो, आप बोलो मैं तो लक्स लगाऊंगा, लगा ले लक्स, लगा ले, लक्स भी बेसी होता है, लगा ले। कोई भी सोप उठा ले, सर्फ एक्सेल लगानी, लगा लो, सर्फ एक्सेल लगा लो, कोई भी सोप, एवरी सोप इज बेसिक, जैसे ही लगाओगे ना वो आपके ब्राउनिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ साइंस इज देयर इन योर लाइफ। आप एक एक चीज में साइंस इन्वॉल्व है। एसिडिटी होती है, मम्मी बोलती इनो खोल के पी ले, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, आता नहीं है क्या? क्या आता है, देखा है आपने? या कितनी बार आपको बोला था सोडा जाके पिया, सोडा वाट नहीं, एसिडिटी पे सोडा नहीं बोलते, वो बोलते हैं आप बेकिंग सोडा घोल के पी ले। इनो क्या है? इनो हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं, वही इनो खमन वमन में डलता है इनो। अच्छा ऐसा बता दो, खमन में मम्मी इनो डालती है, मस्त फूल के फुग्गा हो जाता है इतना बड़ा। मम्मी ने केक में बैटर, केक का बैटर आधा टिन डाला, और केक जब बन के निकलता है ये इतना बड़ा कि अंदर ओटीजी में या माइक्रोवेव में एक जादू हुआ क्या कि एक से डबल क्वांटिटी हो गई। ऐसा होता है क्या कि आपने सिंगल क्वांटिटी लेयर में केक डाला और केक है फूल के यूं हुआ? आपने तो इतना सही डाला था और केक इतना बड़ा बन गया। तो क्या ओटीजी उसमें एक्स्ट्रा बैटर डाल रहा है क्या बढ़ाने के लिए? नहीं। क्या होता है अंदर, जब आप इनो या बेकिंग सोडा डालते हो तो उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस इसके बीच में फिल हो जाती है, तो वो इसलिए स्पॉन्जी होता है। स्पंज में भी क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े थे, स्पंज क्या होता है? स्पंज इज सॉलिड बट वो रिजिड नहीं होता, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, तो जब आप प्रेस कर रहे हो तो एयर बाहर निकल गई, जब आप छोड़ दे रहे हो तो एयर वापस से आ गई, तो वो फूल गया। यही केक का सिस्टम होता है। सो सब जगह साइंस इन्वॉल्व है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पर साइंस देखोगे। दूध बाहर रखते हैं, मम्मी को कई बार देखा होगा, मम्मी उसमें दही जमाती है। अभी गर्मियां स्टार्ट होंगी, कितनी बार देखोगे तुम लोग दही ज्यादा खाते हैं अपन लोग गर्मियों में, छाछ दही लस्सी, तो हमारे घर में दही जमता है। मम्मी बोलती है ना यार कौन इतने महंगे भाव का बाहर से खरीदेगा, मैं घर पे ही जमा देती हूँ। तो मम्मी दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालती है और वो अगले दिन इतना मस्त दही बन जाता है पूरी भगोनी भर के। मम्मी ने तो एक छींटा दही का डाला था, इतना सा 1/4 टीस्पून दही डाला और घुमा दिया, और आप देखोगे 3-4 घंटे में वो तो मस्त दही जम गया। ये क्या मैजिक हुआ? वो इतने से दही ने एक छोटी सी मछली पूरे तालाब को खराब कर गई। ऐसा ही कुछ हुआ बेसिकली। आपने वो छोटा सा जो दही डाला उसने अंदर रिएक्शन स्टार्ट करा दिया, जिससे मिल्क उस कर्ड के साथ रिएक्ट होता गया होता गया होता गया, एंड इट गॉट फर्मेंटेड टू फॉर्म कर्ड। तो यहाँ पे भी फर्मेंटेशन आ गया, ये भी एक साइंस का प्रोसेस ही है। लोहे पे जंग लग जाता है, गर्मी आई, कूलर निकलेंगे घर पे बाहर, कूलर से निकालते हैं हम लोग, तो कूलर्स के उसको पेंट कराते हैं हम, ढक्कनों को पूरे टाइम पेंट करा के रखते हैं। या फिर कई बार आपने कूलर पे देखा होगा जंग निकलने लग जाती है, उसपे से पपड़ी गिरने लगती है, पपड़ी गिरने लगती है, ऐसा तो क्या ही हुआ, हम वहां पे जाके घसीट के थोड़ी ना, उसको घिस के थोड़ी ना कि पपड़ी गिर रही है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, वो लोहा जो है वो बाहरी वातावरण से रिएक्ट कर जाता है और रस्ट में कन्वर्ट होता है, जंग जंग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपने सरिये वगैरह के एड्स देखे होंगे, जंग रोधक, सुना है? ये जंग रोधक सरिये आते हैं। सरिये क्या होते हैं? वो पतले पतले लोहे के पाइप जो कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। तो वो जंग रोधक मतलब नॉन रस्ट या रस्ट प्रूफ, रस्ट प्रूफ हो जाते हैं। वो पेंट करने से क्या होते हैं? रस्ट प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पे भी साइंस इन्वॉल्व है। आयरन कोटिंग, आयरन कोटिंग नहीं, आयरन जिंक कोटिंग होती है, जिंक और टिन कोटिंग, आयरन पे जिंक और टिन कोटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कोटिंग करने से क्या, जंग नहीं लगती। सो हर जगह आप साइंस देखोगे, विल फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको साइंस के बारे में पढ़ने।
ठीक है. The next part of your syllabus is chemistry. Chemistry, again, I introduce the word acids and bases right now. आप लोग क्लास 9th के अंदर याद है वैलेंसी और केटायन एंड आयन याद करके आए थे, ध्यान है? केटायन, आयन्स, सोडियम आयन Na+1, पोटेशियम आयन Na+1, कैल्शियम आयन Ca2+, याद है? बेरियम आयन Ca2+. फॉरेन लैंग्वेज बोल रही हूँ क्या? सुनी सुनाई है? ठीक है. सो केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं. फिजिक्स में 4 है, केमिस्ट्री में भी 4 है. So we have 4 chapters here. First 4 chapters of your NCERT. The first one is chemical reactions and equations. हमने क्लास 9th के अंदर आपको बस इंट्रोड्यूस किया था केमिकल फॉर्मूले से. याद है? आपने केमिकल फॉर्मूलेस बनाए थे ना, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम सल्फेट, याद आया? ये सब बनाए थे आपने. वो जो फॉर्मूलेस हमने बनाए थे, अब हम उनको कंबाइन करके रिएक्शंस लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे. केमिस्ट्री का फर्स्ट बेस हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आप ई ऊ वहां से पढ़कर आए, या हम आपको शब्द बनाना सिखाएंगे और शब्दों से वाक्य प्रयोग करना सिखाएंगे. हिंदी में समझ आएगी ये बात? आप वहां पे ई ऊ पढ़े थे और शब्द बना के आ गए थे. शब्द भी तो बना लिए थे, फॉर्मुलेस बना लिए थे. अब उन शब्दों को मिक्स करके हम वाक्य बनाएंगे. वाक्य मतलब केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस लिखेंगे. तो वो जो आपने फॉर्मूले पढ़े, उन फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे और रिएक्शंस लिखेंगे. ये आपकी केमिस्ट्री का बेसिक्स है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. इसके बाद ही हम आगे की केमिस्ट्री पढ़ेंगे. मतलब केमिस्ट्री में सीक्वेंस में ही चलेगा, चेंज नहीं होगा. हाँ, फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि दोनों यूनिट्स ऊपर नीचे पढ़ा सकते हैं. लाइट पहले पढ़ा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाओ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाओ, लाइट बाद में पढ़ाओ. दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. पर केमिस्ट्री में हर चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. मतलब फर्स्ट में जो पढ़ा वो सेकंड में पढ़ना है, मतलब उसके आगे का पढ़ना है. सेकंड में जो पढ़ा उसके आगे का थर्ड में पढ़ना है, और थर्ड में जो पढ़ा उसके आगे का फोर्थ में पढ़ना है. तो आपको सीक्वेंशियली ही पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट, केमिस्ट्री के अंदर पहला तो आपका यही था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो एसिड्स एंड बेसेस पढ़ेंगे, जो अभी मैंने आज आपको पढ़ाया. एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस की आपके लिए, बेसेस की टर्म. ये टर्म मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस की है, बेसिस टर्म. बेस क्या बताया मैंने? जितनी भी सोप्स होती हैं सब क्या होती है? बेसिक. और हल्दी जब बेस के साथ रिएक्ट करती है ना, तो क्या देती है? रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउनिश रेड कलर. मतलब थोड़ा सा एकदम चटक लाल भी नहीं होगा, थोड़ा सा मैला सा लाल होगा, लाल होगा, वो ब्राउनिश रेड के बीच का होगा. ठीक है. एंड थर्ड चैप्टर जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिस्ट्री के अंदर 2 मेजर डिविजन्स होते हैं. एक तो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, और दूसरा होता है एसिड्स और बेसिस का. वो दोनों डिविजन्स हम यहाँ पढ़ेंगे. जितने भी सब्सटेंसेस आप देखते हैं ना, वो या इन दोनों कैटेगरीज में ही फॉल करते हैं. या तो वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, या वो मेटल्स नॉन मेटल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, कार्बन कंपाउंड्स. हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे. पता है क्या? कार्बन एक 118 एलिमेंट्स नोन है, 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. ठीक है. आउट ऑफ देम कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट, सो वी कैन से सो प्रेशियस. इतना प्रेशियस, इतना इंपॉर्टेंट और इतना पॉपुलर है कि उसकी केमिस्ट्री ही एक अलग है. मतलब 117 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री एक, और कार्बन की केमिस्ट्री एक. 117 एलिमेंट्स जितने मिलके जितने कंपाउंड्स बनाते हैं ना, उससे ज्यादा कार्बन अकेला दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है. सो कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. यू एंड मी आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. हम जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हमारे सेल्स, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, हमारा न्यूक्लियस, जो भी हमारे शरीर में है, वो सब कुछ किससे बना हुआ है? कार्बन कंपाउंड से. अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, ये सब क्या है? किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से. हमारी बॉडी की एनर्जी, ग्लूकोज, किससे बनी है? कार्बन कंपाउंड से. सो हम हमारे आसपास कुछ भी देखेंगे ना, वहां हर जगह कार्बन कंपाउंड है. और इसीलिए कार्बन की केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ही होती है केमिस्ट्री की. मतलब सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री एक ब्रांच, और कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री एक ब्रांच. इतना इंपॉर्टेंट, इतना वर्सेटाइल एलिमेंट है. तो हम लोग यहाँ पे ये क्लास 11th और 12th में आपके पास बहुत डिटेल में रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं. बट हम क्लास 9th में इसका
बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल। एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग, इसको अगर आप सोच भी रहे हैं कि क्लास 11th और 12th में अगर आप जाके पढ़ें, तो आई हैव वन फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ, मतलब बहुत सारे जो बच्चे मेरे साइंस ले लेते हैं, वो बच्चे मुझे ये जरूर आके बोलते हैं कि मैम आपने जो हमको कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाया था ना, हम 11th में जाके मतलब इतने आगे हैं, बाकी लोग आंसर भी नहीं कर पाते, हम वो कर लेते हैं कि आपने हमको ऑलरेडी सिखा के भेजा था 11th में। हमको नोमेनक्लेचर वगैरह जो आपने 10th में पढ़ाया, आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि हम अभी तक याद रखें और हम अभी भी मैम को आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने आपको बोला जैसे 11th और 12th में ये आपका बेस बनता है। वहाँ पे एक सेपरेट होता है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पढ़नी होती है आपको, उसमें ये काम आएगा। एंड द लास्ट पार्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तीसरा सेक्शन आपका साइंस का, विच इज बायोलॉजी। पता है जो आपकी 9th की बायोलॉजी थी ना, उससे 100, 1000, 1 लाख टाइम्स बेटर आपकी 10th की बायोलॉजी। इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बायोलॉजी से लव कर बैठोगे। क्यों? ये आपकी बॉडी के बारे में है। अभी तक आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? सेल्स और टिश्यूज। क्या है सेल्स और टिश्यूज? मैं कौन सा उसको अंदर जाके देख रही हूँ, मैं कौन सा फील कर पा रही हूँ कि कुछ हो रहा है सेल में। बट यस, यू फील दैट यू आर च्यूइंग योर फूड, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, आपको खाना खाने से एनर्जी मिल रही है। आप 2 दिन फास्ट कर लो, आप तीसरे दिन बोलो मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं करूंगी, मेरे में एनर्जी नहीं है, राइट? आप व्हाई डू यू यूरिनेट? आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपकी किडनीज कैसे फंक्शन करती है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, कौन सा ब्रेन, कितने ब्रेन के कितने हिस्से हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे हमको हेरिडिटी में चीजें मिलती हैं। तो सुना होगा ना, यार उसकी हाइट तो बहुत लंबी है, हेरिडिटी में मिली है उसको तो टॉलनेस, उसके पापा भी लंबे, उसकी मम्मी भी लंबी, वो तो हेरिडिटी में लेके आया टॉलनेस, वो तो टॉल ही बनेगा। आप लोग बोलते हो ऐसा, कितनी बार आपने सुना होगा, यू यूज दिस कि यार उसके तो फादर भी बहुत लंबे हैं, उसकी मदर भी बहुत लंबी है, वो तो डेफिनेटली लंबा ही होएगा यार, उसकी तो हाइट जाएगी अच्छी। या आप बोलोगे कि यार मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, बिल्कुल मैगी जैसे हैं, तो क्या बोलते हैं, ए यार हो गई सही, तेरे पापा और तेरी मम्मी दोनों के कर्ली कर्ली बाल है, तो तेरे भी तो कर्ली बाल होंगे, है ना? सो व्हाट यू से, ये तो तू हेरिडिटी में लेके आया है। तो ये हेरिडिटी कैसे चलती है, हाउ डू यू गेट दीज जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स? सो ये सारी चीजें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर एंटायर साइंस। आप इसको एक स्टोरी की तरह, आपको इसको पढ़ना में क्यों मजा आएगा पता है क्यों? क्योंकि आपको समझ आएगा कि यार मेरा शरीर कैसे काम करता है, हाउ आई वर्क एक्चुअली, कैसे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सेल्स और टिश्यूज को तुम जाके देख नहीं सकते, पर यहाँ पे तुम क्या ऑर्गन्स पढ़ोगे, स्टमक पढ़ोगे, किडनीज पढ़ोगे, इंटेस्टाइन्स पढ़ोगे कि कैसे काम करती है इंटेस्टाइन्स, खाना मैंने खा लिया कैसे वो पचता है, क्या होता है जैसे मैंने खाना खाया, कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे मैं सांस अंदर लेती हूँ तो यार मैं ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ, और बाहर जब छोड़ती हूँ तो गर्म हवा छोड़ रही हूँ। हाथ लगा के देखो जरा, एक्सेल आउट करो। बैठे तुम एसी में हो, यहाँ पे 24 डिग्री तापमान है, पर फिर भी तुम एक्सेल आउट जो कर रहे हो ना, वही गर्म हवा कर रहे हो। क्यों हो रही है ये? हाउ आर लंग्स वर्किंग? कैसे भगवान ने हमारी बॉडी को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों जब मिक्स होते हैं या कंबाइन होते हैं तो एक नया जनरेशन मिलता है। यू नेवर गेट अ फीमेल फीमेल से एक नई जनरेशन आपको नहीं मिलती, मेल मेल से आपको एक नई जनरेशन नहीं मिलती। पर हाउ आर बॉडी इज डिजाइन कि एक मेल और एक फीमेल डिफरेंशिएट हो जाता है, और वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो दे गिव आउट अनदर न्यू ऑफस्प्रिंग, एक नई जनरेशन स्टार्ट होती है, राइट? सो कैसे हमारी बॉडी इसमें काम करती है, रिप्रोडक्शन, देन हेरिडिटी। सो वी हैव योर मेनी चैप्टर्स, आपको थोड़े ज्यादा चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में। द फर्स्ट वन इज लाइफ प्रोसेसेस, सेकेंड वन इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, जल्दी से बताओ, कौन कंट्रोल करता है तुम्हारी बॉडी को? मम्मी? ब्रेन? मैं सोची मम्मी, मम्मी या पापा, मैं उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं हम, जो मम्मी ने बोला हम वही करेंगे। नहीं, हमारा शरीर हमारे दिमाग के इशारों पे नाचता है। हमारा दिमाग जो बोलेगा ना वैसा हमारा शरीर करेगा। हमारा दिमाग बोलेगा सीधी लाइन में चल, सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है? हमारा दिमाग ये भी ध्यान रखता है कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे, हमारी हिचकियां आना, हमारा डर लगना, रोंगटे खड़े नहीं होते, गूज़बम्प्स जिसको कहते हैं, ये भी कौन कंट्रोल करता है? आपका हार्ट। सामने शेर को देख लिया,
कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है? आपके पाँव एकदम तेज चलने लग जाते हैं बिकॉज यू हैव टू रन। आपकी सांसें तेज हो जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। कैसे होता है? सब आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट? थर्ड, रिप्रोडक्शन और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बड़ा नाम है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। रिप्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजा आता है बच्चों को इसको पढ़ने में, ईगरली वेट करते हैं बच्चे हाउ रिप्रोडक्शन इज हैपनिंग। नेक्स्ट, फोर्थ, हेरिडिटी। See, it was basically heredity and evolution पहले, but with the revised CBSE syllabus इसमें से evolution remove हो चुका है आपके, so you just have heredity in your syllabus. ठीक है, evolution part पूरा remove हो गया है, इनफैक्ट नई NCERTs उसको accommodate कर चुकी हैं, there is no evolution वाला topic in the new NCERTs. ठीक है, and last जो इसमें से आप पढ़ोगे, बड़ा ये अच्छा सा topic है, our environment. ये आर एनवायरनमेंट पता है वैसा टॉपिक है, वो जो तुमने बचपन में साइंस और ईवीएस में नहीं पढ़ा है, कौन सा वेस्ट कहाँ फेंकना चाहिए, गीला सूखा, कौन सा डिग्रेड हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा हार्मफुल है, फिर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स क्या होते हैं, फूड चेन तो सबने ही पढ़ी है। एक एग्जांपल देना फूड चेन का जरा, फूड चेन का एक एग्जांपल। वेरी गुड, प्लांट को रैबिट खाता है और रैबिट को कोई डॉग खा जाता है, या कोई जेकॉल या वुल्फ खा गई, फॉक्स खा गई। ठीक है, तो आपने पढ़ी थी ना ये, और सबसे ट्रेंडिंग वाली बताती हूँ, ग्रास, डियर, लायन। याद आई? बचपन में ये फोटो जरूर देखी होगी, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता था, बात खत्म। याद आ गया? वही फूड चेन, वो बच्चों वाली चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और इसमें से मार्क्स अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आर एनवायरमेंट 6 नंबर का, 8 नंबर का टॉपिक है, बड़े मस्त क्वेश्चंस होते हैं, आसान भी होते हैं, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि कैसे वेस्ट कम करोगे, क्या करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजी इजी। ठीक है, फूड चेन बता दो, ठीक है, अलग अलग इकोसिस्टम्स पढ़े थे तुम लोगों ने, उसके एग्जांपल दे दो। सो यू हैव गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आर एनवायरनमेंट। सो हियर तीनों आपके ऐसे ही कुछ डिवीजन रहते हैं, 22 23 मार्क्स के, सब इक्वली डिवीजन रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लास्ट वाला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का होता है, ये एक अलग यूनिट में होता है बेसिकली, नेचुरल एनवायरनमेंट, बट वो मैं इसको बायो में ही पढ़ाती हूँ क्योंकि हर स्कूल में उसको बायो में ही ट्रीट किया जाता है, मतलब आपके बायो के चैप्टर्स में ही इसका टेस्ट होगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी ओनली। बाकी आपने देखा फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में 5 चैप्टर हैं। So this comes out to be a total of how many chapters? You have 13 chapters in your syllabus, right? Am I clear? Okay. So we'll be covering all of them in our lectures. हम लोग बहुत ही इंटरैक्टिव रखेंगे लेक्चर। प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप एक साइंस की कॉपी अलग बनाएं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि क्लास में बच्चे लिखें। Although I give you all the notes, everything, but I want you to write. रीजन बीइंग जितना आप लिखोगे उतना अच्छा आपके ब्रेन पे इंप्रेशन पड़ेगा। तो कई बार जैसे साइंस में डायग्राम्स अगर होते हैं तो वो मेरे को बनवाने ही होते हैं, तो हम उनको क्लास में कैसे इजीली बना सकते हैं। अभी मैं हार्ट का डायग्राम बनाने बोल दूं तुम्हें, बनाना है तो उसको हम पहले सीखेंगे कैसे बनाना है इजी करके, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। लेबलिंग करना सीखेंगे क्योंकि सीबीएसई में सब आता है, आपके पास डायग्राम्स भी आएंगे, लेबलिंग करना भी आएगा, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को लेबल करना आएगा। सो यू हैव गुड क्वेश्चंस ऑन डायग्राम्स आल्सो। आई होप आई एम आई क्लियर? आई बात समझ में? ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज, बिकॉज दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर। सो आई जनरली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इसको पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, 4 पार्ट्स में हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेसेस टुडे। एक्चुअली मैं लाइफ प्रोसेसेस पहले इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस की बात करूंगी, विच इज न्यूट्रिशन। सो यू विल बी हैविंग, सी आपके पास अभी तो मैं ये वाले दे रही हूँ, बट यू विल बी हैविंग दिस बुक इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड नोट्स ओनली। चलो अभी आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय, पहले बताओ लाइफ क्या होती है? लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। अच्छा, जीवन में 2 फेजेस होते हैं, या तो वो जिंदा है या वो भगवान जी को प्यारा हो गया। 2 ही फेज होते हैं, या तो आप जिंदा हो या आप
कि फोटो पे माला है, यही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम लोग किसी इंसान को जिंदा कैसे चेक करते हो? हाउ डू यू चेक वेदर पर्सन इज लिविंग और डेड? पल्स, वेरी नाइस, ओके। ब्रीदिंग से, आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखो जरा, आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो तो आपका चेस्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है। तो बेसिकली कोई भी इंसान जिंदा है, हम कैसे चेक करते हैं? भाई वो मूव कर रहा है क्या? मूवमेंट सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि कोई भी एनिमल लिविंग है या डेड है। एनिमल की बात की मैंने, क्यों? क्योंकि एनिमल तो यार आपको मूव करता हुआ दिख जाएगा यार, खाने के लिए भाग रहा है। इंसान को देख लो यार, खुद की रोटी कपड़ा मकान के लिए बेचारा मजदूरियां करता है। वाई वी आर एक्चुअली अर्निंग फॉर अ रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो हम कंटिन्यूसली मूविंग क्रिएचर्स हैं। मैंने कहा आप सो रहे हो, तो आप बोलोगे मैम सोते हुए कौन सा काम कर रहा हूं मैं? अरे कोई बात नहीं, सोते हुए आपका चेस्ट तो मूव कर रहा है। जब आप सो रहे हो तो आप सांस तो ले रहे हो, सांस ले रहे हो मतलब आपका चेस्ट मूवमेंट हो रहा होगा ऊपर और नीचे। आप कभी सोते हुए देखना किसी इंसान को, आप देखोगे वो एकदम सांस लेता है, सांस एकदम सांस लेता है तो एकदम उसका चेस्ट अप होता है, सांस छोड़ता है एकदम नीचे चला जाता है। यू माइट हैव सीन दिस, ठीक है। सो आप किसी भी एनिमल को चेक करना चाहते हो कि वो डेड है या अलाइव है, वो कैसे चेक कर सकते हो? मूवमेंट से, कि क्या वो अपने बॉडी को या किसी बॉडी पार्ट को मूव कर रहा है क्या? मैं खड़ी हूं, मैं मूव नहीं कर रही, एक जगह खड़े होकर तुमको पढ़ाया जा रही हूँ, पढ़ाया जा रही हूँ, पढ़ाया जा रही हूँ, कैसे चेक करोगे कि मेरा मूवमेंट हो रहा है, मेरा बॉडी पार्ट हिल रहा है, मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं, मैं हाथों से तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, मेरा मुंह मूव कर रहा है, मेरी गर्दन मतलब गर्दन मूव कर रही है, जिसकी वजह से मेरा सर मूव कर रहा है इधर से उधर। सो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, बॉडी और बॉडी पार्ट। सो कोई भी एनिमल लिविंग है या डेड है, वो चेक कैसे किया जाता है? बाय द मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी और बॉडी पार्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार मैम पेड़ पौधे भी तो, उनके पास भी तो जान है, वो भी तो लिविंग है, और हमने तो कोई पेड़ को भागते हुए नहीं देखा कि मैं उसको काटने जा रहा हूँ और वो पेड़ भाग रहा है, वो भागो जान बचाओ जान बचाओ जान बचाओ। हम तो करते हैं, पर क्या कोई पेड़ आपको भागते हुए देखा? वो तो बेचारा बेड़ा वेड़ा कटवा लेता, उसको क्या करे, भाग नहीं सकते हैं। तो कैसे पता चलता है कि कोई भी प्लांट लिविंग है या डेड है? क्या प्लांट मूव करता है? आप बोलोगे मैम पत्तियां हिलती है, यार आप कैसे बोल रहे हो मूव करता नहीं है? पत्तियां हिलती तो है, पर वो तो खुद से थोड़ी ना हिल रही है, वो तो हवा आके हिला रही है। क्या मैं इसको ऐसे मूव करा रही हूं तो क्या ये लिविंग हो गई? नहीं। मूव किससे हो रहा है? मेरे सहारे से हो रहा है। मैं टेबल को हिलाते जा रही हूँ, लाते जा रही हूँ, लाते जा रही हूँ, और बोल रही हूँ यार मूवमेंट हो रहा है, ओ भाई ये तो जिंदा है, धक धक कर रही है, तो टेबल आ रही है मैम हिलाती जा रही है, ये तो हिलती जा रही है, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये तो जिंदा है। नहीं, मूवमेंट कैसे होना चाहिए? अपने आप होना चाहिए। तो पेड़ की पत्तियां जो हिलती है वो तो हवा से हिलती है, हवा का झोंका आया, उन पत्तियों को हिला के चला गया। जिस दिन हवा नहीं चलती उस दिन पत्ती हिलती है क्या? तो मूवमेंट तो हमको पेड़ों में नहीं देखने मिलता। हाँ, कुछ पेड़ों में मूवमेंट देखने मिलता है, जैसे सनफ्लावर, सन की तरफ घूम गया तो जिंदा है, सन की तरफ घूमा नहीं तो जिंदा नहीं है। बट ऐसे तो लिमिटेड प्लांट्स होते हैं, टच मी नॉट, छुई मुई, हाथ लगाया बंद हो गई, तो तुम बोलोगे हाँ यार जिंदा है, इसने रिस्पॉन्ड किया। पर यार ये तो कुछ ही प्लांट्स हैं, हम तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं जो हमारे आसपास ऑब्वियसली है ही। तो हाउ डू यू चेक देम फॉर द लिविंग और डेड नेचर? वेरी गुड, दे ग्रो। अब जैसे जैसे दिन निकलते हैं आप देखते हो उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें नई लीव्स आ रही हैं, उसमें नई बड्स आ रही हैं, उसमें नए फ्लावर्स आ रहे हैं, उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, नई ब्रांचेस बन रही हैं। सो उसका मतलब वो ग्रो कर रहा है। सो इन केस ऑफ प्लांट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं? मूवमेंट नहीं है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? दे ग्रो। आई बात समझ में? सो हाउ डू यू चेक वेदर an organism is living, alive or dead? There are two criteria. मैं यहां से क्वेश्चन पूछती हूँ, criteria for an organism to be living, for an organism
to be alive. क्या हो गए? First, movement, which is very prominent in animals. बहुत आसानी से दिखता है आपको एनिमल्स में. और सेकेंड, ग्रोथ. अब आप बोलोगे मैम एनिमल्स में ग्रोथ से, अरे यार एनिमल्स में तो है ही, पर एनिमल्स में मूवमेंट से ही बता देते तुम. ग्रोथ के लिए क्या वेट करना, हो तो सालों में ग्रो करेगा. भाई तुम्हारी हाइट अब धीरे धीरे ग्रो करेगी ना, ऐसा थोड़ी ना रात में सोए कल सुबह 4 इंच बढ़ गई. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना. सो वी से दैट ग्रोथ एंड मूवमेंट बोथ आर टू क्राइटेरियाज जिससे हम चेक करते हैं whether an organism is living or dead. आई बात समझ में? So if I ask you a question, how do you find that an organism is living or dead? We'll check for movement and growth. So two criteria to decide whether an organism is living or dead is movement and growth. आई बात समझ में सबको? Everyone? All right. So we'll continue this in the next lecture. हम लोग next class में इसको continue करेंगे. You'll be having another class right now. आप लोग एक बार कुछ नहीं पढ़ना आज के लिए, आप enjoy करिए, ठीक है? आज के लिए कोई homework नहीं है. We'll just start again in the next lecture. हम लोग इसी को आगे continue करें. मैं life processes पढ़ाऊंगी कल की क्लास में. आज मैंने आपको बता दिया जिंदा और मुर्दा क्या होता है. So कल की क्लास में हम life processes पढ़ेंगे, ठीक है? So we'll start with life processes and I'll start with nutrition in the next lecture only. See you all tomorrow. Thank you. Bye-bye.